हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं का प्रश्नावली 2 और प्रमेय 5 से 5 और 6 को समझेंगे। प्रमेय 5 बस समझना है, लेकिन प्रमेय 6 जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके जो कि पूरा का पूरा प्रश्नावली 2 का अधिकांश क्वेश्चन क्या है प्रमेय 6 पे ही क्या है डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रमेय 5 को पहले पढ़ेंगे, फिर प्रमेय 6 को समझेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ना, प्रश्नावली 2 में सबसे पहला है, हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय 5। प्रमेय 5वां क्या है? प्रमेय 5 बोलता है कि कथन 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींची जा सकती है। पहले तो ये समझिए कि संरेख और असंरेख बिंदु बोलते किसको है। तो जब तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होती है, जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होती है तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि ना यहाँ और यहाँ, तो क्या मैं इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींच सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल खींच सकता हूँ। तो ये क्या है बच्चे? तीनों बिंदुओं को मैं बोलूँगा कि ये क्या है? संरेख बिंदु है। क्या है ये? संरेख बिंदु है। अब ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, क्या इन तीनों बिंदुओं को मिला करके मैं एक रेखा खींच सकता हूँ? तो बोलोगे सर, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो ऐसा रेखा खींच सकता हूँ, इसको मिलाऊंगा तो ऐसा खींच सकता हूँ, ऐसा खींच सकता हूँ। नहीं, तीनों को मिला करके एक रेखा आप नहीं खींच सकते। तो इन बिंदुओं को बोलते हैं असंरेख बिंदु। समझ में आ गया? तो हम लोग बोलेंगे कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींची जा सकती है। तो 3 बिंदु, मान लो कि यही 3 बिंदु है, ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु से ये और तीसरा बिंदु से ये, 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक रेखा के केवल एक वृत्त खींच सकते हो। कैसे खींच सकते हो? तो इसके लिए ना आपको ना समझना पड़ेगा लंब समद्विभाजक, शायद आप लोग सीखे भी होंगे। ठीक है, तो ना हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इस भुजा का निकालेंगे लंब समद्विभाजक। कैसे निकालते हैं? तो प्रकार लेंगे और प्रकार से इस भुजा का आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे और आधा से ज़्यादा दूरी रख करके यहाँ पर रख करके प्रकार के नोक को एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, तो ऐसे करके मिलाओगे तो ये क्या होगा, ऐसे करके ये जाएगा, मतलब कि यहाँ से गया ये। ठीक है, दूसरा इस भुजा का ले लो लंब समद्विभाजक, तो इसका भी आधा से ज़्यादा लोगे तो एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, यहाँ पर रखोगे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, तो ऐसे करके कट करके ये जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे? लंब समद्विभाजक हो गया। और जहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे को काटा है और जहाँ पर कटा है ना, तो यहाँ से क्या क्या कर दो, यहाँ पर प्रकार का नोक रख करके या तो इतना त्रिज्या ले लो, या तो इतना त्रिज्या ले लो, या तो इतना त्रिज्या ले लो। जब त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाओगे ना बच्चे, जब त्रिज्या लेकर के एक एक वृत्त बनाओगे तो क्या करेगा, त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से टच होकर के जाएगा, मतलब कि तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो ये बच्चे प्रमेय 5 का बोलने का मतलब। तो प्रमेय 5 कभी ना तो पूछा गया है ना पूछा जाएगा बस इसका, लेकिन जो ये सेंटेंस है, जो एक कथन है ना, ये पूछा जाता है, ये आपसे खाली स्थान में पूछ सकता है, सत्य असत्य में पूछ सकता है और सही विकल्प चुने में पूछ सकता है, और पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय 5 सीख लिए, प्रमेय 6 को समझते हैं। प्रमेय 6 जो है ना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए प्रमेय 6 क्या बोला जा रहा है? प्रमेय 6 बोला जा रहा है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। मतलब कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। मान लो कि ये एक जीवा है ए बी। ठीक है ना, तो ए बी के समान ही कोई और एक जीवा होगा, कहीं पर भी हो सकता है, सी डी। ठीक है ना, तो अगर यदि यदि ए बी बराबर है सी डी के, अगर ए बी सी डी के बराबर है ना, तो वृत्त के केंद्र से जो जीवा ए बी की दूरी होगी, मतलब मान लो कि वृत्त का केंद्र ओ है, ओ से जो एम का दूरी होगा, ओ से जो एम का दूरी होगा, वही ओ से एन का भी दूरी होगा। याद रखिए, अगर जीवा बराबर है तो, अगर जीवा बराबर है तब, तो याद रखिए यही प्रमेय का आपको आगे याद करना है। इसी प्रमेय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रश्नावली 2 में।
ठीक है ना। तो प्रश्नावली 2 के जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे। तो यदि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, मतलब कि अगर ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो ओ एम ओ एन के बराबर होगा, ओ एम ओ एन के बराबर होगा। समझ में आ गया? यही है बच्चे प्रमेय नंबर 6। ठीक है, देखिए तो अब उदाहरण नंबर 7 है, जो कि 2017 और 2020 में ना पूछा गया है यही उदाहरण। तो देखिए, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है बच्चे, 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए ना, इसमें क्या है बच्चे, क्वेश्चन समझिए ना। एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे करके पहले तो एक वृत्त बना लो। आप लोग इसको प्रकार की हेल्प से बनाएंगे ना, प्रकार की मदद से बनाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, बराबर और समांतर क्या होता है? तो मान लीजिए ना कि यहाँ पर एक वृत्त का त्रिज्या है, ऐसे करके एक जीवा क्या है बच्चे, बराबर। तो इसको बोल दो कि ये ए बी है, और ऐसे करके बोल दो कि ये क्या है, सी डी है। ठीक है, तो दो बराबर, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, दो बराबर और समांतर जीवाओं, समांतर है मतलब कि मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर होता है मतलब कि बी से जो डी का दूरी है, यहाँ से जो यहाँ 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 का दूरी है, वो हर जगह दूरी क्या है, समान समान है। इसलिए इसको बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर या समांतर। के बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे? 24 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है कि जीवा की लंबाई बताओ, ये जीवा कितना लंबा होगा। तो ए बी का दूरी निकाल लो या तो सी डी का दूरी निकाल लो। तो कैसे है? तो यहाँ पर नाम देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ ओ। क्या नाम दे दिया इसको? मैं नाम दे दिया ओ, नाम दे दिया। ठीक है, तो हम लोग अब इसको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता होगा ना कि सर हम लोग जीवा एक यहाँ पर बनाए हैं, तो यहीं पर एक जीवा और नहीं बना सकते हैं? बना लो बच्चे, बना सकते हो बिल्कुल। लेकिन देखो, अगर तुम ए बी यहाँ पर बनाए हो और सी डी या तो अंदर बना लो या तो इधर बना लो, दोनों समानांतर तो रहेगा। लेकिन ए बी और सी डी क्या दोनों बराबर रहेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सी डी क्या बराबर रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये छोटा हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको इधर साइड बनाया गया है। समझ में आ गया? तो इसमें यही है कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे? यहाँ पर ओ ले दो, कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चे दूरी हमेशा क्या होता है? दूरी हमेशा लंबवत दूरी होता है। आपको सिखाया हूँ ना मैं कितनी बार कि दूरी हमेशा क्या होता है? लंबवत दूरी को हमेशा मानते हैं हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो मैं अभी पढ़ाया हूँ, अभी जस्ट प्रमेय पढ़ाया, छठवां प्रमेय पढ़ाया हूँ ना, कि अगर जीवाओं की लंबाई क्या है? बराबर होती है, तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब कि ओ से एम और ओ से एन की दूरी क्या होगी? बराबर बराबर होगी। तो या तो आप लोग इस सॉल्यूशन को देख लो, या तो जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लो। तो दोनों सही है, दोनों सही है। जहाँ जहाँ मैं जहाँ जहाँ ये ओ एम यूज़ किया है ना, जहाँ जहाँ ओ एम यूज़ किया है, तो हाँ ऐसे ही है, जैसे ये बताया वैसे मैं भी बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो देखिए ना, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या दिया है? दिया है वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बोल सकते हो कि यहाँ से ये ओ बी 20 सेंटीमीटर है, और ऐसे करके ये ओ डी भी 20 सेंटीमीटर। मतलब कि ओ से बी बोल लो, ओ से डी बोल लो, ओ से ए बोल लो, ओ से सी बोल लो, सारा क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर, दो बराबर और समांतर जीवाओं। तो मतलब कि बोलोगे कि तथा ए बी बराबर सी डी है। ठीक है ना। तो इसलिए ओ एम बराबर ओ एन होगा। क्यों होगा? जहाँ पर ये बोला है ना, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, इसको यहाँ पर लिख दोगे और इसको बोल दोगे समीकरण 1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ बच्चे, समझ में आना चाहिए ना। अब इसके बाद देखिए, जब बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम एन बराबर
एम एन बराबर कितना हो जाएगा, एम ओ प्लस ओ एन होगा। एम एन कितना होगा, एम ओ और ओ एन के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम एन कितना है बच्चे, एम एन पूरा एम एन कितना है, एम एन है बच्चे 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोल दोगे 24 सेंटीमीटर। एम ओ को लिख दो एम ओ, और ओ एन की जगह भी लिख दो एम ओ ही। देखिए ओ एम बोलिए, ओ से एम बोलिए, चाहे एम से ओ बोलिए, दोनों दूरी सेम सेम है, तो यहाँ पर बोल दो एम ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम ओ प्लस एम ओ 2 MO, और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो एम ओ बराबर 24 सेंटीमीटर, गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। तो एम ओ बराबर 24 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो एम ओ कितना आ गया बच्चे, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो बच्चे अब जरा ये देखो, जरा ये सही समझो ना, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए ना, ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक त्रिभुज बना रहा हूँ ऐसे करके। ये यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर M हो गया, यहाँ पर B हो गया। हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर ये क्या है, लंबवत है। हमें मिल गया MO। MO मिल गया कितना, MO मिल गया 12 सेंटीमीटर। और देखिए वृत्त की त्रिज्या मतलब कि OB कितना दिया है बच्चे, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग के क्या क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना अब कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर बोलोगे कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा बोलो, समकोण त्रिभुज BMO में, BMO में, तो BMO में क्या हो जाएगा बच्चे, तो बोलोगे कि कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 धन आधार का घात 2। देखिए तो कर्ण, बच्चे बताया हो ना कि 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण क्या है बच्चे, 20 का घात 2। लंब, लंब क्या है बच्चे, MB या BM, जो भी बोल लो, MB का घात 2। आधार क्या है बच्चे, आधार है MO का घात 2। तो यहाँ पर कर्ण को भी ना BO लिख लो अभी, क्योंकि अभी सबका मान नहीं लिखे हैं ना, तो इस वजह से BO लिख लो। तो BO कितना है बच्चे, 20 है, तो 20 का घात 2। MB नहीं पता है, घात 2। MO कितना है, 12 का घात 2, ठीक है। 20 का घात 2 का मतलब होता है 20 दूनी 40, बिल्कुल नहीं होता है। 20 का घात 2 का मतलब होता है 20 को 2 बार लिखना है, और ये कितना होता है, 400 होता है। तो कितना हो गया ये, 400। MB का मान तो पता ही नहीं है। 12 का घात 2, 12 का घात 2 बच्चे, 12 को 12 से गुणा करवाना है, 144 होता है, 144, ठीक है। तो 400 कहीं छोड़ दिए, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में MB का घात 2, ठीक है। MB का घात 2, 400 में से 144 को माइनस करोगे तो 256 आता है, 256 आता है यहाँ MB। देखिए अब ये घात 2 है ना बच्चे, तो इधर आएगा ना तो वर्गमूल, वर्गमूल बन जाता है, तो यहाँ पर बोलोगे MB। अब 256 को तोड़ेंगे, 256 को तोड़ेंगे मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 256। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छिका 12, 2 चक्को 8, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जोड़ा यहाँ, इसका जोड़ा बाहर निकल गया, इसका जोड़ा बाहर निकल गया, इसका जोड़ा बाहर निकल गया, MB। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 निकल गया MB का मान कितना आ गया बच्चे, 16 आ गया। तो हमको पता है ना बच्चे कि ना MB, हमको पता है ना कि मैं बताया हूँ ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि जितना MB होगा उतना ही क्या होगा, MA होगा। तो MB कितना है बच्चे, 16 सेंटीमीटर है। तो MA कितना आ गया बच्चे, 16 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए जीवा की लंबाई, इसलिए जीवा की लंबाई AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा MB प्लस MA, ठीक है। MB है 16 सेंटीमीटर, MA है 16 सेंटीमीटर, 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर, और ये है आपका प्यारा सा उत्तर।
ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने देखिए जितना आसान से आसान तरीका हो सकता है उतना आसान तरीका बताया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, उदाहरण क्रमांक 8 को समझते हैं। उदाहरण क्रमांक 8 देखिए ना बच्चे, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया, और ये बहुत लेंदी प्रश्न है, बहुत ही लेंदी प्रश्न है उदाहरण नंबर 8। तो चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो समझाते हैं उदाहरण नंबर 8 को। देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 8 बोल रहा है, एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं ए बी और सी डी समानांतर है और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। मतलब कि ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त की एक जीवा है बच्चे 6 सेंटीमीटर की, तो मैं बोल दिया कि यहाँ पर ए बी कितना है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। लेकिन वो 8 सेंटीमीटर इधर नहीं है समानांतर, वो इधर है, मतलब कि केंद्र की विपरीत दिशा में है। एक इधर है तो एक इधर है, और ये जब ये 6 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चे, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसका नाम मैं देता हूँ कि ए बी है, तो ये क्या है, सी डी। सी डी क्या है बच्चे, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, अगर ए बी और सी डी के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ की दूरी बोल रहा है ये, ए बी और सी डी के बीच की दूरी मतलब कि लंबवत दूरी बात करता है ना, बताया हूँ ना आप लोगों को। ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब कि हम लोग का किसी तरीके से यहाँ पर अगर ये O है तो हम लोग किसी तरीके से OB निकाल दे, या फिर OA निकाल दे, या फिर OD निकाल दे, कुछ भी निकाल के हम लोग बना सकते हैं। तो इसको निकालना है बच्चे। देखिए ना, कभी पूछता है ना कि ना वृत्त की त्रिज्या की जगह पूछता है वृत्त का व्यास निकालिए। क्या निकालिए, व्यास। तो देखिए या करके बोल रहा हूँ, अगर त्रिज्या बोलेगा तो त्रिज्या तो निकाल देंगे। अगर अगर व्यास बोलता है ना तो बच्चे व्यास के लिए क्या करते हैं, त्रिज्या को 2 से गुणा कर देते हैं। त्रिज्या को 2 से गुणा करने पर व्यास निकल आता है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन ना एक प्रश्नावली में भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। ये देखिए ऐसा ही प्रश्न मैं बताता हूँ वहाँ पर नेक्स्ट पेज में अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चे, या यहाँ पर ना इस पिक्चर को बना दिया गया है, जैसा कि पहले बनाया था, आकृति को यहाँ पर बना दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि ना ए बी कितना है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। तो मैं बताया था ना बच्चे कि अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ से बी एन की दूरी या ए एन की दूरी निकाल सकता हूँ आसानी से। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ना, यहाँ पर त्रिज्या इसको ले लो। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि चूँकि बोलोगे, इसको बोलोगे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसलिए बी एन बराबर 1/2 ए बी होगा। तो 1/2 ए बी का मान कितना है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। तो जब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ए बी बी एन बराबर कितना आ गया बच्चे, बी एन बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पर जब इतना बोलोगे ना तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर ये वाला चीज़ लिखोगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार बोल सकते हो, इसी प्रकार सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो एम डी बराबर इसलिए एम डी बराबर 1/2 गुणे सी डी, कितना होगा, सी डी होगा 1/2 सी डी। तो यहाँ पर इस बार सी डी कितना है बच्चे, सी डी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एम डी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या है बच्चे, यहाँ से देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना, जो मतलब कि जो यहाँ पर था उदाहरण नंबर जो 7 में था, यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर ना बीच की दूरी जो दिया हुआ था ना, तो वो क्या था बच्चे, वो था 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल दिए थे कि ये 12 होगा, ये 12 होगा। और यहाँ पर कितना दिया है बच्चे, बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग अब ये नहीं बोल सकते कि ये 3.5 होगा और ये 3.5 होगा। क्यों सर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब दोनों जीवाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो। तो दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर होती है तब कि क्या करते हैं हम लोग, उसको 2 से भाग दे देते हैं। लेकिन जब दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर नहीं है, और हम लोग अब कैसे निकालेंगे।
वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चे दोनों दोनों जीवाओं की लंबाई अब बराबर नहीं ना है, दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, हम लोग मान लेते हैं ना कि ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चे, x है। तो बोलोगे कि यहाँ से बताना चालू कर रहा हूँ, बोलोगे कि माना माना NO बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए इसलिए OM बराबर। अब पहले तो आप ये बताओ, आपके पास 7 रुपये है, कितने रुपए हैं, 7 रुपये हैं। 7 रुपये में से आपने 4 रुपये मुझे दे दिया, 7 रुपये में से आपने 4 रुपये मुझे दे दिया, तो बताओ आपके पास कितने रुपये बचे। तो बोलोगे सर 3। मैं बोलूँगा कैसे निकाले बच्चे, तो बोलोगे सर 7 में से मैंने क्या किया, 7 में से 4 को घटा दिया, 4 को घटा दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, बिल्कुल सही। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ 7 में से तुमने मुझे ना 7 में से तुमने मुझे x दे दिया, कितना दे दिया, x दे दिया, तो बताओ तुम्हारे पास अब कितने बचे। तो बोलोगे सर अब तो सर पता नहीं चल रहा है कितना बचे। तो बच्चे अब क्या बोलोगे, वैसे ही बोलो, अब कितने बचेंगे, 7 में से 7 माइनस एक्स बचेगा, कितना बचेगा, 7 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि क्या करोगे, पहले जैसे किए थे 7 माइनस 4 किए थे, 7 घटाओ 4 किए थे, वैसे ही अब करो 7 घटाओ x। तो हम लोग, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये पूरा कितना था, 7 था, 7 में से मैं x ले लिया तो बचा कितना, ये 7 माइनस एक्स बचा सेंटीमीटर। समझ में आया इतना जो बताया गया। तो बच्चे हाँ, तो OM कितना आ गया, इतना आ गया। तो बच्चे हम लोग को ना इस बार ना, मतलब कि इस क्वेश्चन में ना 3 बार पाइथागोरस प्रमेय लेना है, 3 बार पाइथागोरस प्रमेय लेना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए ना, पहला तो ये वाला इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, तो बोलोगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज BNO में BNO में क्या है बच्चे, तो BNO में बोलोगे कि कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 धन आधार का घात 2। देखिए BNO में कर्ण क्या है बच्चे, तो बताया ना 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण क्या है बच्चे, BO का स्क्वायर, BO का घात 2 बराबर लंब क्या है बच्चे, BN है, BN है, तो बोलोगे BN का घात 2। आधार क्या है बच्चे, आधार NO है, NO का घात 2। तो बोलोगे बच्चे BO कितना है बच्चे, BO हमको नहीं पता है, BO क्या है, त्रिज्या है, हमको नहीं पता है। BN कितना है बच्चे, तो BN बोलोगे सर BN निकाले हैं 3 है, 3 का घात 2 है। NO कितना है, NO है x है, x का घात 2 है। तो बोलोगे कि BO का घात 2 को BO का घात 2 ही लिख दिए, 3 का घात 2 होता है बच्चे 9 और x का घात 2 होता है x का घात 2 ही, तो इसको बोल दो समीकरण 1। क्या बोल दो, समीकरण 1 बोल दो। समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ बच्चे समझ में आना चाहिए ना, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो ना थोड़ा सा दिक्कत है, तो थोड़ा समझिए कि समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है, अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, तो वो बोलोगे इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DMO में इस बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता है, इसको तो ये याद है, तो ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, ये 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो बोलोगे कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि OD का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, DM बोल लो या MD बोल लो, DM का घात 2 धन आधार OM का घात 2। तो हम लोग बोलेंगे OD कितना है बच्चे, OD तो त्रिज्या है, ये हमको पता नहीं है। DM क्या है बच्चे, DM या MD कितना है, 4 का घात 2 धन OM कितना है बच्चे, OM देखिए निकाला हूँ 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो बच्चे बोलोगे OD का घात 2 तो पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। 4 का घात 2 होता है 16, कितना होता है 16। अब A माइनस बी का घात 2, कितना होता है बच्चे, ये होता है A का घात 2 धन B का घात 2 माइनस 2 AB होता है। ये ला सूत्र लगेगा, A माइनस बी का घात 2, A का घात 2 B का घात 2 माइनस है, माइनस 2AB, माइनस है ना बच्चे, ये घटाव का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे 16 को 16 लिख दिए, 7 का घात 2 बच्चे होता है 49, 7 का घात 2 का मतलब होता है 7 को 2 बार लिखना है, 7 सते 49, ठीक है। धन x का घात 2 और 7 दूनी 14,
एक्स। ठीक है, 16 और 49 को जोड़िए तो 16 और 49 को जोड़ने पे कितना आता है बच्चे, 65 आता है, धन एक्स स्क्वायर माइनस 14x। तो यहाँ OD का घात 2 कितना आ गया बच्चे, इतना आ गया, इसको बोल दो ये। तो अब आप ये बताइए कि OB क्या है, तो बोलोगे सर OB तो त्रिज्या है। अच्छा, OD क्या है, तो OD तो त्रिज्या है। तो दोनों दोनों त्रिज्या क्या है बच्चे, बराबर बराबर है, मतलब कि बायां पक्ष क्या है बच्चे, बराबर है, बायां पक्ष क्या है बच्चे, बराबर है। तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर के जो आपके बाएं हाथ की तरफ है उसको बोलते हैं बायां पक्ष, बराबर के जो आपके दाएं हाथ की तरफ है उसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो बायां पक्ष जब बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बोलोगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है ना, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बच्चे, आपस में बराबर हो जाएगा। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना बच्चे। आसान है, थोड़ा समझना पड़ेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 को यहाँ पर ना जो जो क्या है एक्स वाला है उसको एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स का घात 2 था, एक्स का घात 2 कर लिए। यहाँ पर प्लस एक्स का घात 2 है तो हो जाएगा माइनस एक्स का घात 2, माइनस 14 है तो हो जाएगा प्लस 14x बराबर, इधर 65 है, प्लस 9 है तो इधर जाएगा तो -9, प्लस में है एक्स का घात 2, माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 14x है। ठीक है, अब 65 में से 9 जाएगा, 65 में से 9 जाएगा, तो 65 में से 9 को घटाइए, तो 65 में से 9 को घटाएंगे ना, तो 65 में 9 56 होता है, कितना होता है, 56 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 56। देखिए ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 को 56, 4 बार में। तो बोल सकते हो कि x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चे जब इतना समझ में आ गया है ना, तो देखिए अब मैं ना इस त्रिभुज को अलग से बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये त्रिभुज को अलग से मैंने बना दिया समझाने के लिए। इसके बाद लिखोगे, इसके बाद बोलोगे कि यहाँ पर B है, यहाँ N था, यहाँ O था, तो x कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब BN और NB 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर था ये। अब हम लोग को BO निकालना है, हमसे त्रिज्या ही तो पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि या यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, तो बोलोगे कि समकोण त्रिभुज BNO में, समकोण त्रिभुज BNO में क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, 90 सामने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे, कर्ण बोलते हैं। अगर इतना नहीं करना है, अगर इतना नहीं करना है ना, तो ना डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्या क्या बोल सकते हैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बोल सकते हैं। फिर से मतलब डायरेक्ट बोल दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बच्चे, पहले वो लिख लो, BO का घात 2 बराबर 9 धन x का घात 2, ये यही है ना BN बराबर। तो अब आप बोल सकते हो इसके बाद आप देखिए क्या बोलना है, इसके बाद थोड़ा समझिएगा। अब थोड़ा सा ही बच गया है, थोड़ा सा बच जाएगा ना, तो अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे कि BO का घात 2 बराबर 9 को 9 लिख दिए, x का मान कितना है, 4 है, 4 का घात 2, 9 को 9, 4 का घात 2 होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 और 9 होता है 25। तो BO का घात 2 कितना आ गया, 25 आ गया। तो BO बराबर घात जब 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ से 5 बाहर, तो BO बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। और BO ही क्या है बच्चे, BO ही तो त्रिज्या है, BO ही क्या है, त्रिज्या है। तो यही त्रिज्या क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर व्यास बोलता तो हम लोग क्या क्या करते, इसको 2 से गुणा करवा देते, तो हमारा व्यास निकल के आ जाता। ठीक है, देखिए बच्चे अब हम लोग प्रश्नावली 2 पर मूव करते हैं। प्रश्नावली 2 में ना जो पहला प्रश्न है ये तो हमारे काम का नहीं है। जो ना दूसरा प्रश्न है बच्चे, ये पूछा जाता है। और जो ये दूसरा प्रश्न है ना बच्चे, मैंने ना आप लोग को बता दिया है इस दूसरे प्रश्न को। जो उदाहरण नंबर 8 है ना, उस उदाहरण नंबर 8 के ही समान ही क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तो जैसा मैंने दूसरा प्रश्न मतलब कि जैसा मैंने उदाहरण नंबर 8 बताया था आप लोग को, सेम टू सेम वैसा ही आप क्या करिएगा, हल करिएगा। तो आपका ना उदाहरण नंबर 8 के समान आप हल करिएगा तो आपको दूसरा प्रश्न ये आसानी से बन जाएगा। प्रश्न तीसरा को हम लोग सीखते हैं। प्रश्न तीसरा क्या है, तो प्रश्न तीसरा ना मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और ये है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एग्जाम में ना पूछा जाता है ये प्रश्न, अर्धवार्षिक एग्जाम में, त्रैमासिक एग्जाम में। अभी तक तो ये प्रश्न जो है ना, ये वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा गया है।
मतलब कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने इसको अभी तक पूछा नहीं है, तो शायद इसको पूछ सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड आने वाले एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो समझिएगा क्या इसमें बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, कोण APD, कोण APD, APD का कोण समद्विभाजक PO है, PO है। कोण समद्विभाजक क्या होता है बच्चे? कोण समद्विभाजक उसको कहते हैं ना जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ना कि ना यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक कोण बना दिया, कोण बनाया, इस कोण को मैंने बोला ना कि ये जो रेखा है ना, इस कोण को ना समद्विभाजक कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि इसको जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये कोण इस कोण के क्या है बच्चे? बराबर है, ये बोलना चाह रहा है। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है, कि सिद्ध करना है कि AB CD के बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो सर आपने तो बताया था कि ना हम लोग को ना दो त्रिभुज को इसमें सर्वांगसम करना रहता है। तो सर दो त्रिभुज बनाए कैसे? तो बनाते हैं, तो पहले समझिए। तो पहले मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना इसका हल ना बच्चे मैं ना यहाँ से बताना चालू करूँगा, जो खाली खाली जगह है उसमें बताऊँगा मैं, जिसका हल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले बोलोगे कि दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? तो दिया है सबसे पहले कि ना एक वृत्त का केंद्र O है, पहले बोलोगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा PO कोण APD का कोण समद्विभाजक है, अर्थात देखिए कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो ना कि कोण APO बराबर है कोण DPO के, कोण DPO के। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो समद्विभाजक यहाँ तक बोल दी। अब दूसरा लाइन लिखते हैं हम लोग कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे कि सिद्ध करना है, या यहाँ से लिख रहा हूँ ना, दूसरा लाइन, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ना कि AB बराबर CD है, AB CD के बराबर है, इसको सिद्ध करना है। अब इसमें कुछ करेंगे रचना, क्या करेंगे? रचना करते हैं। रचना क्या करना है? तो रचना में ना हम लोग को यहाँ पर त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। तो हम लोग अब त्रिभुज बनाए कैसे? तो त्रिभुज बनाने के लिए जरा आप देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, O से बिंदु O से क्या करते हैं, AB पर एक लंब डालते हैं। बिंदु O से क्या कर दिए, AB पर एक लंब डाल दिए, और O से ही CD पर क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए। तो हम लोग बोलेंगे कि ना यहाँ से, तो बोलोगे केंद्र O से जीवा AB व CD पर लंब डाला, अर्थात बोल सकते हो कि OM लंब डाला गया है AB पर व ON लंब डाला गया है CD पर। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अब करते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ मतलब कि अब इसको उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति मतलब इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति में इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाएंगे उपपत्ति में? देखिए ना बच्चे, थोड़ा समझिएगा कि हम लोग क्या करना है। हम लोग को अब दो त्रिभुज मिल गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो त्रिभुज को लेंगे और इसको हल करेंगे। तो बोलोगे कि त्रिभुज OEP व त्रिभुज OFP में देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग को तीन चीज़ें क्या करनी है, बराबर प्रूफ करने की तीन चीज़ें क्या बराबर है। तो हम लोग पहला बोलेंगे कि ना देखिए, ये OP जो है ना बच्चे, OP इस त्रिभुज को जब आप देखेंगे, इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में OP आ रहा है, और जब आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में क्या आ रहा है, OP आ रहा है। तो बोलोगे कि
OP के बराबर है, OP के बराबर है, तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा क्या बराबर है? दूसरा बोलोगे सर ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है ना बराबर। तो बोल सकते हो कि कोण इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बोलोगे, इस त्रिभुज में कि कोण OPE बराबर है कोण इस त्रिभुज का OPF के, OPF के। ठीक है, कैसे? तो बोलोगे कि चूंकि 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 कोण APO बराबर था कोण DPO के, APO बराबर था DPO के, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ना APO EPO भी तो हो सकता है ना। देखिए ये APO ऐसा था, APO ऐसा था, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि ना EPO, तो भी तो इतना ही कोण बन रहा है, तो इसीलिए कोण EPO बराबर होगा कोण, या यहाँ पे DPO की जगह ये भी तो बोल सकता हूँ ना FPO यहाँ से बराबर हो गया कोण। तीसरा चीज क्या क्या बराबर है? तो बोलोगे ना बच्चे, आप लोग ये बोलोगे कि ना हम लोग ना क्या किए हैं, इस पर लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? इस पर लंब डाले हैं। तो लंब डाले हैं मतलब कि 90 अंश का है, तो बोलोगे कि कोण 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 OEP इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में OEP बराबर है कोण इस त्रिभुज का OFP के, OFP के। ठीक है ना, तो इसको बोलोगे कैसे हुआ है? तो रचना से हुआ है, तो बोलोगे रचना से, रचना से। तो हम लोग को क्या हो गया? तीन चीजें बराबर बराबर हम लोग कर दिए, बराबर बराबर कर दिए, तो हम लोग बोल सकते हो है कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज OEP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OFP के। अब कौन सा यहाँ पर नियम लगा है? तो वो देखिए, नियम को देखिए। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, केवल एक त्रिभुज को देखिए, एक त्रिभुज को देखिए। हम लोग ना इसको देख रहे हैं, देखिए ना, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ये E है, यहाँ पर O था, यहाँ पर P था। तो हम लोगों ने एक कोण के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? कोण के बारे में बात किया। और फिर से हम लोगों ने कोण के बारे में बात किया। ठीक है, और फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? इस भुजा के बारे में बात किया, इस भुजा के बारे में। तो मैं बोलूँगा कि कोण कोण भुजा। तो मन में आपके क्वेश्चन आएगा, सर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ भुजा कोण कोण। नहीं बच्चे, भुजा कोण कोण जैसा कोई होता ही नहीं है, ये कोण कोण भुजा होता है, इसलिए आप इसको भुजा एक कोण कोण भुजा बोलेंगे, ना कि भुजा कोण भुजा बोलेंगे, सॉरी भुजा कोण कोण बोलेंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए आप बोलोगे कि कोण कोण भुजा। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, कोण कोण पूरा भी लिख सकते हो आप। तो कोण 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 भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ये क्या हो गया? दोनों ये दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब दोनों अब सर्वांगसम हो गया है, सर्वांगसम हो गया है ना, तो हम लोग अब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं इस त्रिभुज को, इस छोटे से त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, तो जब मैं रखूंगा ना तो बच्चे, तो क्या होगा? ये वाला भुजा तो इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भुजा इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला भुजा बच्चे इसके ऊपर आ जाएगा ना। देखिए जब मैं इसको उठा करके ऐसे रखूंगा ना, तो ये वाला भुजा तो इसी के ऊपर आ जाएगा, ये वाला भुजा इसके ऊपर आएगा, और ये वाला भुजा इसके ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब ये ऐसा होगा तो आप बोलोगे कि इसलिए OE बराबर हो जाएगा OF के, OE बराबर हो जाएगा OF के। और आपको पता है क्या पता है सर? कि हमको पता है ना कि बोलोगे इसलिए OE बराबर OF, तो ये इसका नाम होता है संगत, ऐसे करके इसका नाम होता है, ये याद रखिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो बोलोगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से ये दोनों क्या हो गया बच्चे? इक्वल हो गया। तो बोल सकते हो कि इसलिए बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना कि चूंकि 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 हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं ना बच्चे, ये देखिए हम जानते हैं ना,
यहाँ पर जो बताया गया था प्रमेय नंबर 8 जो बताया गया था, यहाँ पर जो प्रमेय नंबर 8 है ये इस साइड में, ये वाला जो है प्रमेय नंबर 8 में बताया गया था, जो प्रमेय नंबर 8 है ना, कि जो ना बराबर जीवाएं होती है ना वो केंद्र से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती है। तो देखिए ये दूरी क्या है, बराबर है, ये दूरी क्या है, बराबर है, तो ये जीवा भी क्या होगी बच्चे, बराबर बराबर होगी। तो बोलोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा, इसलिए बी बराबर सी डी होगा। और यही क्या हो गया बच्चे, सिद्ध हुआ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे ए बी बराबर सी सी डी हुआ। तो बच्चे इसको बोलोगे ना प्रमेय नंबर, या यहाँ पर छठवां है, प्रमेय नंबर छठवां को आप बोलोगे, इसलिए प्रमेय नंबर छठवां क्या था बच्चे, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पाँचवां, इसके बाद तीसरा के बाद चौथा इंपॉर्टेंट है नहीं, चौथा वैसे कहीं पूछा नहीं गया है, ना ही एग्जाम कहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो पाँचवा है ना बच्चे, पाँचवा ना मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा पाँचवा प्रश्न। तो पहले पाँचवा प्रश्न आपको समझा दूँ कि पाँचवा प्रश्न बोला क्या जा रहा है। तो पांचवा प्रश्न ये बोला जा रहा है कि आकृति 43 में, आकृति जो 43 में है कि केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र क्या है, ओ है, ओ वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी दो समान जीवाएं बिंदु ई पर समकोण मिलती है। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है ना कि ना ए बी और सी डी दो क्या है, समान जीवाएं हैं, मतलब कि बराबर जीवाएं हैं, ऐसा करके बोला जा रहा है। उसको बना करके बता दे रहा हूँ, देखिए ऐसा करके बोला जा रहा है कि ऐसे करके मान लो कि ये सी डी है और ऐसे करके क्या है, ए बी है, ठीक है ना, ए बी और सी डी दो क्या है बच्चे, बराबर बराबर जीवाएं हैं, बराबर बराबर क्या है, जीवाएं हैं, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है। यहाँ पर क्या है बच्चे, बिंदु ई है। ठीक है, समान जीवाएं बिंदु ई पर समकोण बनाती है, और जब ये कट करता है ना एक दूसरे को तो 90 अंश का कोण बनाता है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे है, यदि P और Q जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, मतलब कि ए बी का मध्य बिंदु P है और सी डी का मध्य बिंदु क्या है, Q है, तो ये Q है और ये P है, तो मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, तो मध्य बिंदु है तो यहाँ पर O है, तो मध्य बिंदु को इससे मिला दीजिए, मध्य बिंदु को इससे मिला दीजिए, तो सिद्ध करना है कि जो ये ओ पी ई क्यू है ना बच्चे, तो यही सिद्ध करना है ना कि जो ओ ई पी क्यू है ना क्या है, एक वर्ग है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पे बनाता हूँ और इसको सिद्ध करवाता हूँ। देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने हम लोग इसको हल करते हैं और बनाते हैं। तो इसमें ना दिया है, पहले क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो बोलोगे कि दिया है, क्या क्या दिया है, तो बोलोगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, तथा ए बी बराबर सी डी है। ए बी और सी डी क्या है, दोनों बराबर बराबर है। ये बोला था ना कि ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं, और ये क्या करता है, ई पर ना क्या क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, और ये क्या है 90 अंश का, ई पर क्या है, ये 90 अंश है। तो बोल सकते हैं कि कोण पी ई क्यू तथा कोण पी ई क्यू बराबर 90 अंश, ये क्या है, सारा आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी बोला है कि ना P और Q क्या है, जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, एवं बिंदु P तथा Q जीवा ए बी व सी डी के मध्य बिंदु है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि ना ये देखिए ये क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और ये क्या है, मध्य बिंदु है ना बच्चे। तो यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ना कि मध्य बिंदु जब रहता है ना, तो हम लोग पढ़े थे प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 6 में ये पढ़े थे ना कि ना जब समान जीवाएं क्या होती है, समान जीवाएं ना केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो मध्य बिंदु है, इसलिए OP बराबर OQ होगा, OP बराबर OQ
समीकरण एक इसको बोल दो, क्या बोल दो, समीकरण एक बोल दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब इसके बाद करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, तो सिद्ध करना है हम लोग को कि ना ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसको हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओ पी क्यू क्या है, एक वर्ग है। तो पहले तो आप ये जानिए कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग क्या होता है, तो बच्चे वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती है बच्चे, समान समान होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चे, 90 अंश का होता है। ठीक है ना, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती है बच्चे, समान समान होती है। हम लोग को ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग करते हैं सिद्ध इसको। इसमें कोई रचना नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का पहले से त्रिभुज मिला हुआ है, त्रिभुज मिला हुआ है, तो हम लोग इसको करते हैं, सिद्ध करते हैं ना, उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति। तो लिखोगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या बोलोगे, तो ले लो ये त्रिभुज ले लो, तो बोलोगे कि कोण सॉरी त्रिभुज ओ पी ई तथा त्रिभुज ओ क्यू ई में, ओ क्यू ई में। तो देखिए ना, आप लोग के लिए ना अलग से बना दे रहा हूँ ये त्रिभुज, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए आसानी से। तो ऐसे करके एक त्रिभुज ऐसा है जिसका नाम क्या है, ओ पी ई, ओ पी ई नाम है। ठीक है ना, और एक त्रिभुज ऐसा ही है, इसी के ऊपर क्या है, ओ ई, और ऐसे करके क्या है, क्यू है। ठीक है ना, और ऐसे करके यहाँ पर पी है। तो जैसे मैं क्या किया, त्रिभुज बनाया ना, तो आपको समझ में आया कि सर ये ओ ई कितनी बार है बच्चे, दो बार है। कितनी बार है ये, 2 बार है। तो बोल सकते हो कि सर ओ ई बराबर है, ओ ई बराबर है ओ ई के, सही। इसको अलग अलग पेन से क्यों लिख रहा हूँ, अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए ना कि ये क्या है, ये ब्लू वाला इसके लिए है और रेड वाला इस त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो ओ ई बराबर ओ क्यू, ओ ई बराबर है ओ ई के, ये क्या है बच्चे, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ओ ई बराबर ओ की। अब समीकरण एक से हम लोग बोल सकते हैं कि ना, इस त्रिभुज के लिए ओ पी, इस त्रिभुज के लिए ओ क्यू के बराबर है। और ये कहाँ से, ये है समीकरण एक से, समीकरण एक से ये दोनों क्या है, बराबर बराबर है। तीसरा चीज क्या बराबर है, तो बच्चे अब अभी बताया ना कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों 90 अंश का है। सर कैसे 90 अंश का है, तो मैं बताया था ना कि ना, अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है, तो जीवा के मध्य बिंदु से, केंद्र तक को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंबवत होती है। जीवा के मध्य बिंदु से, याद रखिए बच्चे। तो बोल सकते हो, यहाँ पर पहले तो बोल लो कि ना, कोण ओ पी ई बराबर होगा कोण, कोण ओ क्यू ई के, क्यों होता है बच्चे बराबर, तो इसका रीजन आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, अपना ये वाला कारण लिखेंगे, यहाँ पर कारण ये लिखेंगे कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ठीक है ना, प्रमेय नंबर 4 से। और जब इतना बोल दिए तो इतना बोल दिए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज देखिए 3 चीज़ बराबर हो गया। तो अब इसका नाम क्या देंगे, तो हम लोग बोले ना कि हम लोग ना एक कोण के बारे में बात किए, और फिर इसके कोण के ही जस्ट सामने वाले भुजा के बारे में बात किए, एक कर्ण के बारे में बात किए, और एक इस भुजा के बारे में बात किए। तो देखिए, तो अब अगर क्वेश्चन आएगा ना, सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, भुजा भुजा कोण, नहीं बच्चे, ऐसा कोई नियम ही नहीं है, भुजा भुजा कोण का कोई नियम ही नहीं है। तो देखिए बच्चे, ये क्या है, कोण है, ये इसके सामने वाला का कर्ण है, और ये क्या है, भुजा है। तो बच्चे बोलोगे कि त्रिभुज ओ पी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ओ क्यू ई के। अब कौन सा है, तो ये बच्चे इसको बोलोगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। ये क्या है बच्चे, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए।
तो हम लोग को समरूप तो करना नहीं था, हम लोग को तो करना था कि हम लोग को तो बताना था ना कि ना ये दो दो क्या है बच्चे, बराबर बराबर है। तो बराबर बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं बोलूँगा कि मैं इस त्रिभुज को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, इस त्रिभुज को उठाया और इसके ऊपर रख दिया। तो पता ये चला कि ये वाला तो इसके ऊपर आ गया, तो ये वाला किसके ऊपर आ जाएगा बच्चे, इसके ऊपर आ जाएगा ना इसके ऊपर। तो हम लोग तो मैं बोल सकता हूँ कि PE, इसलिए PE बराबर होगा EQ के, PE बराबर होगा EQ के, ठीक है ना। इसका नियम क्यों होगा बराबर है, तो बोल सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग इसलिए क्या है, बराबर बराबर है। तो हमारा देखिए हमारा बच्चे ये तो आ गया कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया ना कि ना चारों भुजाएं क्या है, बराबर बराबर है। चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर बराबर है। मतलब कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। एक तो सिद्ध कर दिए, अब करना है 90 अंश को सिद्ध कि ये वाला कोण भी कितना है, 90 अंश है। देखो ये वाला कोण तो 90 अंश था ही, ये तो प्रश्न में दिया हुआ ही था कि ये कोण क्या है, 90 अंश है। बस इसको 90 अंश हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है ना, कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बच्चे, 360 अंश होता है। इसलिए कोण O धन कोण P धन कोण E धन कोण Q बराबर 360 अंश, ठीक है। तो कोण O हम लोग को नहीं पता है, P पता है बच्चे, ये कितना है, 90 अंश है, E भी 90 अंश है, Q भी 90 अंश है, बराबर 360 अंश। समकोण का मतलब होता है, समकोण मतलब होता है या लंब मतलब होता है 90 अंश। तो कोणों बराबर 90 कोणों धन 90 हो जाएगा 270 अंश बराबर 360 अंश, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि कोण O बराबर 360 अंश माइनस 270 अंश। तो 360 270 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, चारों कोण आ गया 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो बोल सकते हो आप, तो पहले एक लाइन ये लिख दो, यहाँ पर ऐसे करके लिख दो कि कोण O बराबर 90 अंश, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण एक वहाँ हो गया था, तो ऐसा करके बोल दो कि ये क्या है बच्चे, तो हाँ बस इतना बोल दो। तो बोलोगे कि चूँकि OP बराबर OP बराबर है OQ के, तथा PE बराबर है EQ के, PE किसके बराबर है, EQ के बराबर है, और कोण O बराबर कोण P बराबर कोण E बराबर कोण Q बराबर 90 अंश है। इसलिए OPEQ एक वर्ग है। और यही क्या हो गया बच्चे, सिद्ध हुआ। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इसको सिद्ध किया है। तो ठीक है बच्चे, तो अगर समझ में ना आया हो ना तो इसको ना एक बार ना अच्छे से देखिए, फिर से देखिए और समझिए, तो समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक, यहाँ पर होता है प्रश्नावली 2 खत्म। अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 3 देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।